Well, today's topic is binding energy. Binding energy of a nucleus. Yes, sir. इसमें हम लोगों ने पहले हाइड्रोजन एटम के बारे में देखा है। हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन Yes. और ये क्या है इलेक्ट्रॉन मूविंग अराउंड इट एंड दिस एटम इज इन द ग्राउंड स्टेट। यदि इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करना हो टू ए लार्ज डिस्टेंस such that there is no electrostatic interaction between them, Yes, sir. the minimum required energy is 13.6 electron electron volt. volt. Yes, sir. ठीक है ना? इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को सेपरेट करना है टू ए लार्ज डिस्टेंस such that there is no electrostatic interaction between them. तो यह जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है that is called binding energy of hydrogen atom in the ground state. Similarly, यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वेल सेपरेटेड हैं they come close to each other to form a hydrogen atom in the ground state, the same amount of energy will be released. Yes, sir. Is it all right? The same amount of energy will be Released. तो हम लोग क्या कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन Volt. ठीक। अच्छा, ये जो इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साथ साथ हैं हाइड्रोजन एटम में, Yes, sir. तो किस फोर्स की वजह से है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन, Electron. Yes, sir. ठीक है ना, इज रिस्पांसिबल फॉर दिस कंस्टिट्यूशन ऑफ द एटम आई मीन। Yes, sir. सिमिलरली देखो तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर कंस्टिट्यूट करते हैं किसको? न्यूक्लियस को। तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए न्यूक्लियस आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड दीज आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। Yes, sir. ठीक है, एंड दीज न्यूक्लियॉन्स लिव टुगेदर इन द न्यूक्लियस ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट? Yes, sir. So the minimum energy required to separate these nucleons to a large distance is called binding energy of the nucleus. Yes, sir. अब इसको यदि मिनिमम एनर्जी हम यहाँ पर दें जिससे कि ये क्या हो, वो सेपरेट हो जाए, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या हो, सेपरेट हो जाए, जिससे उनके बीच न्यूक्लियर इंटरेक्शन नहीं हो, तो वो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उनको सेपरेट करने के लिए दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। Nucleons. Yes, sir. न्यूक्लियस के लिए है। अब यदि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर वेल सेपरेटेड एंड दे कम क्लोज टू ईच अदर टू फॉर्म ए न्यूक्लियस, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। Released. क्यों? Yes, sir. ठीक है ना, द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी Released. आई थिंक द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज क्लियर। Yes, sir. ठीक है ना, इसमें हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर, Yes, sir. ठीक है ना, और उनके बीच जो इंटरेक्शन है वो कौन सा है? न्यूक्लियर इंटरेक्शन है। दीज न्यूक्लियॉन्स लिव टुगेदर ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इनको सेपरेट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज द कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। Energy. Yes, sir. और यदि न्यूक्लियॉन्स दूर दूर हैं, they are far away from each other and they come close to each other to form a nucleus, the same amount of energy will be released. Okay? Yes, sir. अब हम देखते हैं कि न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। Yes. तो दूसरा पॉइंट हमारा होगा कैलकुलेशन ऑफ Binding. बाइंडिंग एनर्जी। Yes, sir. Let us see how the binding energy can be calculated. ठीक है ना? ये न्यूक्लियस है और सिंबॉलिकली इस न्यूक्लियस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X, A, Z. Yes, sir. A is the mass number. This is the number of nucleons in the nucleus, and Z is the charge number. This is the number of protons in the nucleus. ठीक है ना? And this is the symbolic representation. ये क्या है? Symbolic representation. हाँ, symbolic representation. Of a nucleus. अब देखो तो जो न्यूक्लियस का रेस्ट मास होता है वह उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर न्यूक्लियॉन्स के इंडिविजुअल मासेस के सम से कम होता है। Yes, sir. ठीक है ना, और ये जो डिफरेंस होता है जिसको हम डेल्टा एम से डिनोट करते हैं उसे हम लोग मास इफेक्ट कहते हैं। Yes, sir.
मास डिफेक्ट डेल्टा एम है तो उसकी इक्विवेलेंट जो रेस्ट एनर्जी है दैट इज गिवन बाय डेल्टा एम सी स्क्वायर. दिस एनर्जी इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज बाइंडिंग एनर्जी. यस सर. ठीक. तो डेल्टा एम हम जान लें और उसमें सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए वी कैन गेट द बाइंडिंग एनर्जी. यस सर. ठीक है ना. तो मैंने कहा कि डेल्टा एम जो रेस्ट वो मास डिफेक्ट वो कितना है. तो यहां पर देखें ये देखो डेल्टा एम हमको लिखना है कैसे लिखेंगे डेल्टा एम है ना. उसमें न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स है. प्रोटॉन्स का नंबर है जेड. ठीक है ना. और एक प्रोटॉन का जो मास है हम एम पी लिखें. एम पी जो हुआ यह क्या है प्रोटॉन का मास है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है जेड. तो रेस्ट मास ऑफ द प्रोटॉन ये हुआ. तो ये देखो प्रोटॉन का रेस्ट मास हो गया यस सर. प्लस इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर हम कहें n यस. और एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हम क्या कहें m n कहें. m n लिख दिया m n क्या ठीक है ना. Yes. ये जो द सम ऑफ द इंडिविजुअल मासेस ऑफ द न्यूक्लियस हो गया Yes. और न्यूक्लियस का मास हमने उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये देखो यही मास डिफेक्ट हो गया. यस सर. ठीक है ना. ये क्या हुआ मास डिफेक्ट. इसको हम कहेंगे मास डिफेक्ट. इज इट ऑलराइट. यस सर. अब जो बाइंडिंग एनर्जी के लिए हम कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी तो वो क्या हुआ डेल्टा एम और क्या यह सी सी स्क्वायर. तो यह हम लिख सकते हैं जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम. माइनस एम और यहाँ क्या सी स्क्वायर. सी राइट. यस सर. तो यदि ये क्वांटिटीज हमको मालूम हो तो इसमें हम रख देंगे और एनर्जी हमको बाइंडिंग एनर्जी का कैलकुलेशन हो जाएगा. यस सर. लेकिन हम लोग करते क्या हैं एटॉमिक मास यूनिट में उसको एक्सप्रेस किया जाता है. तो इसको देखो कैसे लिखते हैं. क्या इसको हम मिटा दें यहाँ पर. यस सर. इसको लिखने का तरीका ये है देखो ये m न्यूक्लियस का रेस्ट मास लिखना है हमको m है ना. यस सर. तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एटम का मास है एक्स ए जेड. ये सिंबल किसके लिए न्यूक्लियस के लिए और m से यहां पर ऐसे लिखेंगे तो यह क्या है उस न्यूक्लियस के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एटम है उसके मास को प्रेजेंट करता है. यस सर. एटम के मास से हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या न्यूक्लियस का मास आ जाएगा. यस सर. तो इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन का मास क्या है m है और इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे जेड. जेड. तो जेड m को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एटम के मास से है ना यू विल गेट द मास ऑफ द क्या न्यूक्लियस. यस. तो न्यूक्लियस के मास को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. यस सर. ठीक है ना. और यहाँ पर हम एक बात करते हैं प्रोटॉन के मास को लिखना है. प्रोटॉन का मास तो हाइड्रोजन एटम का मास लिखें. तो हाइड्रोजन एटम का मास लिखना होगा तो क्या ये लिखोगे ऐसे. यस सर. ठीक है ना. और इसमें किसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉन का मास. तो इलेक्ट्रॉन का मास हमने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है ना. ये प्रोटॉन का मास लिखने का तरीका हो गया. अब यहाँ पर हम करेंगे क्या वो जो एक्सप्रेशन हमने पाया है ये जो न्यूक्लियस है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एटम का मास है इलेक्ट्रॉन के मास हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है. यह प्रोटॉन के लिए मैंने लिखा है तो हाइड्रोजन एटम का मास लिखा है यस सर. और उसमें इलेक्ट्रॉन का मास हमने सब्ट्रैक्ट किया. सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ठीक है ना. देन बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे. तो बाइंडिंग एनर्जी को देखें यहाँ पर ये है जेड है जेड एम पी. तो यहाँ पर ऐसे किया जाए जेड टाइम्स एम पी इसको लिखें तो एम एच 1 यस सर. ठीक है ना. माइनस एम. जेड एम ई क्या एम पी की जगह हो गया जेड एम पी की जगह. यस सर. अब इसका न्यूट्रॉन का मास है तो प्लस ये कितना है देखो तो n टाइम्स m n है यस सर. और माइनस कितना है तो देखो ये वाला होगा यस सर. m लिखे m की जगह तो m और x a z जेड है ना. और ये माइनस है ब्रैकेट में
अगर यहाँ पर माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा वो, Yes, sir. तो प्लस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग जेड एम क्या, और यहाँ पर सी स्क्वायर। तो मुझसे देखो इलेक्ट्रॉन का मास जो है क्या कैंसिल हो रहा है, Yes, sir. हो रहा है ना? तो यहाँ हम करेंगे ये कैलकुलेशन में जेड एम एच 1 और यहाँ पर प्लस And एन एम एन न्यूट्रॉन का मास है, Yes, sir. माइनस ये एम क्या है, ये देखो एटॉमिक एटम का मास है जिस न्यूक्लियस से हम ले रहे हैं, Yes, sir. उस न्यूक्लियस से कॉरेस्पॉन्डिंग जो एटम का मास है वो है। तो अब ये जो क्वांटिटीज हैं सब एटॉमिक मास यूनिट में दी रहती हैं, तो सी स्क्वायर न लिखकर हम वहाँ पर करते क्या है, ये 931 हाँ, yes, sir. है ना, उससे मल्टीप्लाई करते हैं और जो कैलकुलेशन में आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Mega electron volt. Yes, sir. राइट। तो ये सब जो डाटा दिया रहेगा इस सब का, और इसमें रख दो और हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी। Oh, yes, sir. ठीक, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। Yes, sir. क्या, दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए, Nucleus. आई थिंक दिस एक्सप्रेशन इज क्लियर। Yes, sir. ठीक, अब हम देखते ये हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, Yes, sir. उसके बारे में बात करते हैं। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes, sir. इस पर हम प्रॉब्लम्स करेंगे। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थर्ड पॉइंट अबाउट बाइंडिंग एनर्जी, एंड दैट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। Yes, sir. ठीक है ना? अब इसके लिए जरा यहाँ देखें, यह ड्यूटेरियम न्यूक्लियस है। ड्यूटेरियम न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इसका मास नंबर होता है 2. Yes, ठीक। sir. यदि मिनिमम 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इसको दिया जाए तो इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर वेल सेपरेटेड। Yes, sir. वेल सेपरेटेड जब कहें तो इसका मतलब कि देयर इज नो न्यूक्लियर इंटरेक्शन बिटवीन, There. ऐसा हो गया। अब देखो तो इसका मतलब कि इसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कितनी होती है, 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन। Volt. तो यदि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को हमको सेपरेट करना है टू लार्ज डिस्टेंस, तो दिस एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए ड्यूटेरियम न्यूक्लियस। Yes, sir. तो ड्यूटेरियम न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी कितनी है, 2.23। 2.23 mega electron. न्यूक्लियस का नंबर जो है वो 2 है, उसे डिवाइड कर दिया जाए तो 1.11, Mega दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, per nucleon. Yes, sir. राइट। तो ड्यूटेरियम के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, 1.11 मेगा इलेक्ट्रॉन Volt. Now see this. Binding energy per nucleon V by A, and A is the mass number. The binding energy per nucleon is plotted against mass number A. Yes. You get a curve like this. ठीक है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को जब हम मास नंबर A के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो जो रिजल्टेंट कर्व मिलता है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। Curve. दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी कर्व। Curve. ठीक, अब देखो हम पाते क्या है कि यहाँ पर ये देखो ड्यूट्रॉन है, इसके बाद लिथियम है, हीलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, क्लोरीन है, Fe है। Yes, sir. ठीक है ना? और यहाँ लास्ट में हम दिखाई पड़ा है यूरेनियम 238। पाया जाता है कि पहले ऐसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, Yes. एंड दिस रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू, एंड दैट वैल्यू इज, ये क्या है, 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन Volt. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस ग्रेजुअली एंड रीचेज द मैक्सिमम वैल्यू 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन। Volt. 50 से 80 के बीच जो न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और ये जो न्यूक्लियाई होते हैं दे आर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। Yes, sir. कहां से कहां तक, 50 मास नंबर 50 से 80 के बीच जो न्यूक्लियाई हैं उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, एंड दिस न्यूक्लियाई आर द मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई। Yes. यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जितना ही अधिक होगा वह न्यूक्लियस उतना ही क्या होगा, स्टेबल। Stable होगा. अब उसके बाद क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू वो डिक्रीज करता है एंड डिक्रीजेस टू ए मिनिमम वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। Volt. ठीक,
और ये इसमें यूरेनियम 238 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू वह क्या है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट Yes. एंड दिस इज द मोस्ट अनस्टेबल न्यूक्लियस प्रेजेंट इन नेचर। Yes, sir. ओके, तो यह इसके लिए कितना है 7.5 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन। Mega electron volt. आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस बाइंडिंग एनर्जी कर्व इज क्लियर। Yes, sir. अब देखो इसमें होगा क्या, क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलता है। यदि ये लाइटर न्यूक्लियाई हैं एंड दे फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म ए रिलेटिवली हैवी न्यूक्लियस, Yes, sir. तो मान लो कि यह दो लाइटर न्यूक्लियाई न्यूट्रॉन है और ये दोनों का फ्यूजन जब होता है तो हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है। Yes. तो हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो ये देखो यहाँ है हीलियम के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू है वह ड्यूटन न्यूक्लियस के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू है उससे ज्यादा होगा। Yes, sir. क्या ये यहाँ पर है, इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू जो होगा ड्यूटन न्यूक्लियाई के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ज्यादा होगा, Yes, sir. अधिक होता है। तो दो न्यूक्लियाई दे फ्यूज टुगेदर ड्यूटन न्यूक्लियाई में एंड दे फॉर्म क्या ये रिलेटिवली हेवी न्यूक्लियस एंड दैट इज He4 Yes, sir. हीलियम न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस हुआ उनके फ्यूजन से जो न्यूक्लियस फॉर्म हुआ उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू इंक्रीज करता है। Yes, sir. यानी जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मोर More स्टेबल। stable. तो फ्यूजन रिएक्शन में जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस यहाँ पर बना उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू इंक्रीज करता है और यानी कि जो रिजल्टेंट न्यूक्लियस हमको मिलता है दैट इज मोर More स्टेबल। stable. Yes, sir. ठीक, इन फ्यूजन रिएक्शन। सिमिलरली जरा यहाँ पर देखते हैं कि फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स अप है और लाइटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड ऑफ लाइटर न्यूक्लियाई ऑफ कंपेरेबल मासेस आर फॉर्म्ड एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ एनर्जी, Yes, sir. है ना, वी हैव रेड ऑलरेडी। उस समय मान लो कि ये यूरेनियम 235 के हमने बताया है 235 यूरेनियम है, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से उसको हम लोग बम्बार्ड कराते हैं, दैट न्यूट्रॉन गेट्स एब्सॉर्ब्ड एंड 236 न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, ठीक, और कंपाउंड न्यूक्लियस। अब वह स्प्लिट अप होता है तो बेरियम और ट्रिपल न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। तो बेरियम ट्रिपल न्यूक्लियाई जो नाइट्रल न्यूक्लियाई फॉर्म होंगे तो वो तो कहीं इधर होंगे, Yes, sir. हैं, जब इधर होंगे तो उनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू यूरेनियम न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी फिशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वह उससे क्या होंगे, मोर Stable. स्टेबल। Yes, sir. ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्यूजन में और फिशन दोनों रिएक्शंस में जो हमको न्यूक्लियाई मिलते हैं आफ्टर फ्यूजन और फिशन रिएक्शन दे आर क्या, मोर More स्टेबल। stable. और हम इससे यह सीख सकते हैं Yes, sir. क्या इस बाइंडिंग एनर्जी कर्व से हम लोग ये देखेंगे। Yes. तो यहाँ पर पहली बार देख लिया यहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन में भी जो बनेगा वो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी मोर स्टेबल। उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू इंक्रीज करेगा Yes, sir. और फिशन रिएक्शन में भी जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो भी मोर स्टेबल होंगे और उनके लिए भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू, Increase करेगा. Yes, sir. राइट। तो हम लोगों ने सीख लिया कि व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी कर्व। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। Yes, sir. अब लास्ट पॉइंट हम ये देखना चाहते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो प्राप्त हो रहा है क्या हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिससे हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को समझ सकते हैं। यस, हम इसका एक्सप्लेनेशन जानना चाहते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बाइंडिंग एनर्जी में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनके कैलकुलेशन से हमको एक रिलेशन मिलेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए और जो इक्वेशन आएगा और उससे जो वैल्यू ऑब्जर्व होगा दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस कर्व। Yes, sir. ठीक, इसलिए हम लोगों ने जो कर्व ड्रॉ किया है दैट विल फिट फॉर द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। Yes, sir. तो हम लोग अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बाइंडिंग एनर्जी कर्व। Curve. Now let us try to understand what are the factors which contribute to binding energy of a nucleus. Yes, sir. ठीक है, अब देखो हम लोग इसमें देखते क्या हैं कि न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं दे लिव टुगेदर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर बॉन्ड्स। Yes. उनके बीच न्यूक्लियर इंटरेक्शन होता है तो न्यूक्लियर इंटरेक्शन के कारण उनके पास एनर्जी होगी। तो तुम देखो तो ये दो न्यूक्लियर पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखा कि दे आर क्लोज टू ईच अदर,
ये दो न्यूक्लियस हैं और बॉन्ड एनर्जी इसकी U है। इनके पास एनर्जी होगी ड्यू टू न्यूक्लियर इंटरेक्शन, वह क्या है U के बराबर, इसको बॉन्ड एनर्जी के। ठीक, ये एनर्जी शेयर्ड होती है इन दोनों के द्वारा, तो एक के साथ जो एनर्जी होगी वह U/2 होगी। यस सर। U/2, तो एनर्जी इज शेयर्ड बाय टू न्यूक्लियस, एनर्जी विथ वन न्यूक्लियर विल बी हाफ U। मान लिया गया है कि सारी जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस, यस सर। और एक न्यूक्लियस जो होता है, ये जो उसको भी स्फेरिकल मानते हैं न्यूक्लियॉन्स को, उनका भी शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एक स्फीयर के कांटेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्फीयर्स जो रखे जा सकते हैं वह कितने हो सकते हैं, 12। एक स्फीयर के कांटेक्ट में मैक्सिमम कितने स्फीयर्स रखे जा सकते हैं, 12। तो एक न्यूक्लियन को यदि मान लिया कि वो इंटीरियर में है, तो उसके पास में जो न्यूक्लियस कांटेक्ट में होंगे उनका नंबर कितना होगा, 12 होगा। तो वह 12 के साथ इंटरेक्ट करेगा, कभी उसके बाद उनके साथ क्यों नहीं इंटरेक्ट करेगा, इसलिए इंटरेक्ट नहीं करेगा कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है दैट इज ए वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स है। तो जो नेबरहुड में जो रहता है, उसके कांटेक्ट में जो न्यूक्लियन होता है उसी से इंटरेक्ट करता है, उसके बाद जो होते हैं उनके साथ उसका इंटरेक्शन नहीं होता है। तो एक न्यूक्लियन यदि हम यहाँ पर रखते हैं, आप उसके साथ अलग कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटरेक्ट करेंगे, 12। तो एक के साथ जब इंटरेक्ट करता था, इस न्यूक्लियन के साथ एनर्जी U/2 है, और यह मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 से इंटरेक्ट कर सकता है, तब इसके पास एनर्जी कितनी होगी, इसमें 12 से मल्टीप्लाई करें। तो वन न्यूक्लियन can interact with maximum number of 12 other nucleons, ठीक है ना, यस सर। अब मैंने कहा कि अदर न्यूक्लियस 12 से क्यों इंटरेक्ट करेगा, तो मैंने कहा कि उसका शेप स्फेरिकल माना जाए, तो एक स्फीयर के कांटेक्ट में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अदर स्फीयर्स रखे जा सकते हैं उनका नंबर 12 होता है, यस सर। ठीक है ना। तो वह मैक्सिमम नंबर 12 के साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है जो उसके कांटेक्ट में। बाद में जो होंगे ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वह शॉर्ट रेंज फोर्स है, डिस्टेंस बढ़ने की वजह से उनसे उसका इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक के साथ जब इंटरेक्ट करता था तो उसके पास एनर्जी U/2 थी, 12 के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा, 12 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तब उसके साथ जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी शेयर्ड बाय वन न्यूक्लियन, ठीक है ना, वह कितना हो जाएगा, उसको लिखेंगे हाफ U, और 12 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यह क्या आएगा, 6U, ठीक। यस सर। अब न्यूक्लियस का मास नंबर A, देयर आर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन ए न्यूक्लियस इज A। तो मास नंबर यदि A है और हम ये मान लेते हैं कि सारी न्यूक्लियॉन्स उसके इंटीरियर में है, यानी सभी 12 न्यूक्लियॉन्स से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, A मास नंबर है, यस सर। ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी ऑफ द न्यूक्लियस, दिस इज इक्वल टू, यह कितना था, 6U और इनटू क्या, A, ठीक है ना। यस सर। अब इसको हम लिखते हैं क्या, BB, और दिस इज इक्वल टू A1A। इसको वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है, वॉल्यूम एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूम एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस। क्या ये बात क्लियर है, यस सर।
ठीक है ना। हमने A1 एक कांस्टेंट दे दिया है और ये मास नंबर है, और इसमें हमने एज्यूम किया है कि सभी जो न्यूक्लियॉन्स हैं दे आर विदिन इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। तो इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस होंगे तो सभी के सभी क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर 12 न्यूक्लियॉन्स से इंटरेक्ट करेंगे। यस सर। ठीक है ना। तो अब यदि ऐसा लिखा जाए तो यह A1 ये कांस्टेंट है और ये मास नंबर है, तो यह जो B भी यानी वॉल्यूम एनर्जी जिसे हम कह रहे हैं दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस। यस सर। क्या यह जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की वह क्लियर है? Yes. तो पहला पॉइंट हुआ, जो पहला कंट्रीब्यूशन जो हुआ इंटरेक्शन की करंट एनर्जी है उसको हम लिखेंगे क्या, A1। हाँ वॉल्यूम एनर्जी कहेंगे और उसको लिखेंगे A1 A, ये मास नंबर है और A1 इज कांस्टेंट। यस। ओके, और हम देख रहे हैं कि ये एनर्जी जो है वह मास नंबर A के प्रोपोर्शनल है। यस सर। देखो ये इंटरेक्शन में जो फोर्स है वो तो अट्रैक्शन का फोर्स है और कायदे के मुताबिक इस एनर्जी को निगेटिव होना चाहिए, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को जस्ट फॉर कन्वीनियंस वी कंसीडर ए पॉजिटिव एनर्जी। यस सर। दिस इज टेकन एज पॉजिटिव फॉर कन्वीनियंस, है ना। लेकिन तुम क्वेश्चन कर सकते हो कि ये इंटरेक्शन जो होता है उसका फोर्स जो होता है द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पांसिबल वो अट्रैक्टिव इन नेचर है, तो जो एनर्जी होनी चाहिए निगेटिव होनी चाहिए। यस। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी को जस्ट फॉर कन्वीनियंस हम क्या लेते हैं, Positive. पॉजिटिव, इसलिए इसको हमने पॉजिटिव लिखा है। अब दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग कहेंगे सरफेस एनर्जी। अब जब देखते हैं कि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। नाउ लेट अस कंसीडर द सेकंड फैक्टर। हम लोग जब वॉल्यूम एनर्जी की बात कर रहे थे तो उसमें हमने कंसीडर किया था कि ऑल द न्यूक्लियस आर इन द इंटीरियर ऑफ द न्यूक्लियस। यस सर। तो उसमें जो each nucleon will interact with maximum number of 12 other nucleons, लेकिन in fact ऐसा होगा नहीं, कि some nucleons will be near to the surface of the nucleus। Yes. तो surface के पास जो nucleon होगा वह 12 nucleon से interact नहीं करेगा, वह 12 से कम nucleon से interact करेगा। यस सर। ठीक है ना। तो जब कम से इंटरेक्ट करेगा तो जो एनर्जी हमने कंसीडर किया उससे कम होना चाहिए, हमने ज्यादा कंसीडर कर लिया है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स का नंबर जो सरफेस के करीब होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स व्हिच इज नियर टू द सरफेस, है ना, वह प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया के। यस सर। सरफेस के करीब या नियर जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनका नंबर सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। न्यूक्लियस का रेडियस यदि r है तो सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर, और r नॉट a टू द पावर 1/3 हम लोगों ने सीखा है, यस सर। है ना, वेयर ये क्या है, न्यूक्लियर रेडियस r नॉट है जिसका वैल्यू 1.22 into 10 टू द पावर कितना हमने दे देखा था, 70 कुछ साल, ठीक है ना। r नॉट a टू द पावर 1/3, ठीक है, हमने लिखा है। यस सर। तो r नॉट a टू द पावर 1/3 यानी r जो होगा इतने बराबर यदि इसमें रखा जाए तो सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r नॉट स्क्वायर a पर पावर कितना हो जाएगा, 2/3। यस सर। इज इट ऑलराइट। ये जो यहाँ पर सरफेस के करीब जो न्यूक्लियॉन्स होंगे उनका नंबर, है ना, वह इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए। यस सर। ठीक है। तो इसको हम लोग कहेंगे कि जो सरफेस एनर्जी है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 2/3, या ये 4 पाई r नॉट इज कांस्टेंट है। यस सर। a पर पावर कितना 2/3 के प्रोपोर्शनल होगा। यस। ठीक। तो जो सरफेस एनर्जी होगी उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो bs कैन बी रिटेन एज a पर पावर 2/3, यस सर। और हम उसमें माइनस साइन लगाएंगे क्योंकि इसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सरफेस इफेक्ट के कारण वो जो एनर्जी थी वो घटेगी, डिक्रीज है। ये डिक्रीज करेगा, वो हमने ज्यादा कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। तो सरफेस एनर्जी के लिए हम लिखे हैं so surface energy of the nucleus, energy of the nucleus
एंड दिस इज इक्वल टू a टू a पर पावर कितना 2/3 2/3 ये माइनस ड्यू टू सरफेस इफेक्ट decreases the binding energy. हाँ बाइंडिंग एनर्जी विल डिक्रीज विल क्या Decrease. So here we insert क्या नेगेटिव साइन ठीक है ये जो नेगेटिव साइन रखा है ये किस वजह से रखा है सरफेस इफेक्ट के कारण जो एनर्जी होगी वो Decrease डिक्रीज करेगी. Yes. और देखिए उसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस के करीब जो न्यूक्लियस होंगे उनके साथ मैक्सिमम नंबर ऑफ 12 न्यूक्लियस इंटरेक्ट नहीं करेंगे उससे कम करेंगे Yes, sir. ठीक है ना और जितने न्यूक्लियस होंगे करीब उनका नंबर क्या ये 4 पाई r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना चाहिए Yes, sir. सरफेस एरिया जितना ही अधिक होगा सरफेस के करीब जो न्यूक्लियस होगा उनका नंबर उतना ही अधिक होगा है ना और r के लिए जब हम r नॉट a पावर 1/3 रखेंगे तो यह बनेगा Yes. यानी कि वह जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके a पर पावर 2/3 3 है. Yes, sir. है तो सरफेस एनर्जी को क्या उस तरह से लिख सकते हैं ठीक है ना और नेगेटिव साइन यही बतलाता है कि सरफेस इफेक्ट के कारण जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो Decrease करेगी. Yes, sir. नाउ लेट अस कंसीडर द थर्ड फैक्टर एंड दैट इज द कंट्रीब्यूशन Coulomb. टू द कूलम फोर्स के कारण कूलम इंटरेक्शन के कारण जो होगा क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन्स हैं Yes. उनके बीच उन पर पॉजिटिव चार्जेस हैं दे विल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्सेस ठीक है ना Yes. और उसकी वजह से उसका क्या कंट्रीब्यूशन होगा उस पर जरा बात करते हैं कि वो थर्ड फैक्टर क्या होना चाहिए चाहिए. Yes. नाउ लेट अस कंसीडर द कूलम इंटरेक्शन बिटवीन टू प्रोटॉन्स और उसके कारण क्या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो हम देखो तो एक प्रोटॉन ये है एक प्रोटॉन ये है क्या इस पर प्लस सी या प्लस सी चार्ज होगा Yes, sir. और उनके बीच एवरेज सेपरेशन आर है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन के कारण उनके पास जो एनर्जी होगी वह ई स्क्वायर को पाइथन डाल देना चाहिए Yes, sir. क्या अच्छा अब इसमें देखो तो इस तरह का कितने पेयर्स हो सकते हैं प्रोटॉन का प्रोटॉन ये चार्ज नंबर जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस जेड है चार्ज नंबर कितना हुआ Z. चार्ज नंबर जेड तो नंबर ऑफ पेयर्स कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पेयर्स वह जेड माइनस 1 बाई ठीक है ना Yes. तो यू जो एनर्जी होगी ये वाली एक पेयर क्या है ना Yes, sir. ठीक है ना हाँ. तो सभी के लिए लिखा जाए तो क्या आएगा जेड माइनस 1 बाई 2 इनटू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. आर कैसा होना चाहिए Yes, sir. एक पेयर की एनर्जी है ये और पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स जेड माइनस 1 इंटू बाई 2 होगा जेड जहां पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस है ठीक है ना अब देखो ये जो आर होगा एवरेज सेपरेशन वो प्रोपोर्शनल टू आर होगा एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस Yes, sir. जैसे हमारे इस बेंच पर मान लो कि 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं ठीक है ना ठीक है एवरेज सेपरेशन कुछ है और बेंच का लेंथ यदि बढ़ा दिया जाए तो उनके बीच का एवरेज सेपरेशन क्या होगा इंक्रीज कर Increase जाएगा करेगा. Yes, sir. तो एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू स्टूडेंट्स विल बी प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द बेंच Yes, sir. है हाँ. द सिमिलर कांसेप्ट होल्ड्स हियर ठीक है ना दो प्रोटॉन्स के बीच का जो एवरेज सेपरेशन स्मॉल r है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द क्या न्यूक्लियस क्या इससे होगा और r जो होता है वो कितने बड़ा होता है r नॉट a पर पावर क्या 1/3 होगा कि नहीं होगा Yes, sir. तो जो u यहां पर हम लिखेंगे द दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू यह जो होगा देखो यहां r की जगह हम लोग क्या लिखेंगे r नॉट a टू पावर 1/3 Yes, sir. तो यह जो आएगा जेड माइनस 1 के तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा Yes. और यह
या a पर पावर 1/3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यस ठीक है ना? तो यह क्या लिखेंगे ऐसे? z माइनस 1 और बाई a पर पावर कितना? 1/3 1/3। ठीक है ना? कूलम इंटरेक्शन के कारण जो एनर्जी होगी, ठीक है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू z into z minus 1 and inversely proportional to a पर पावर कितना? 1/3। कैसे हो गया? तो बात हमने क्लियर कर दिया यस कि एक यदि पेयर है, यहाँ पर देखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? e स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक, r एवरेज सेपरेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स है और नंबर ऑफ जो पेयर्स बनेगा z into z minus 1/2। यस सर ठीक, तो टोटल जो एनर्जी हो जाएगी कूलम एनर्जी, क्या इतने एक बार लिख सकते हैं? Yes, sir. और जो एवरेज सेपरेशन है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, और r जो होता है वो कितना होता है? r नॉट टू पावर 1/3। तो यह जो r होगा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? a पर पावर कितना? 1/3। यस सर ठीक है ना? तो इसकी एनर्जी ड्यू टू क्या? कूलम इंटरेक्शन, वह प्रोपोर्शनल टू z minus 1 और बाई a पर पावर कितना? 1/3। तब इसको हम कूलम एनर्जी कहेंगे। अब कूलम एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस कितनी हो जाएगी? इसको लिख सकते हैं कूलम एनर्जी, एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, वो बी सी लिखा है। यस सर ठीक है ना? तो एक कांस्टेंट हाँ। वह a3 है यस सर और यहाँ पर क्या? z minus 1 बाई a पर पावर कितना? 1/3। हाँ, ये देखो कूलम रिपल्सन जो होगा दैट विल ट्राई टू डिसरप्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना? तो इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए? नेगेटिव होगा। Negative होना तो हियर वी इंसर्ट नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन क्या? बस फिजिकल मीनिंग ये है कि कूलम रिपल्सन विल ट्राई टू डिसरप्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, है ना? सो हियर शुड बी नेगेटिव साइन। साइन यस सर अब क्या करेंगे कि तीन हो, अब हमारे पास तीन आ गए। कौन कौन आ गया? एक पहला था वॉल्यूम एनर्जी, दूसरा था क्या? सरफेस एनर्जी, और तीसरा क्या है? पीसी। ये क्या है? ये -a3 और z minus 1 बाई a रेज़ टू पावर 1/3, और यह है कूलम एनर्जी। इसको क्या कहेंगे? कूलम एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है ना? यस सर Then binding energy of a nucleus, binding energy of the nucleus क्या हम लिखेंगे? The nucleus B equal to, है ना? B भी पहला है, प्लस B S है दूसरा है, और थर्ड क्या है? B C। वॉल्यूम एनर्जी, सरफेस एनर्जी एंड द कूलम एनर्जी न्यूक्लियस। तो B भी के लिए क्या लिखा है? A1 A माइनस A2 2/3। ठीक है ना? माइनस A3 z minus 1 बाई a पर पावर क्या है? 1/3। ठीक है ना? ये देखो टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हो गई। अब इसको यदि हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लिखें, a से डिवाइड किया जाए तो a1 हो जाएगा, A1 माइनस यहाँ पर a2 आएगा। हाँ हाँ, अब वहाँ पर a से डिवाइड किया जाएगा तो a ये नीचे आएगा, a पर पावर 1/3 क्या? और माइनस a3 और z minus 1, और ये क्या होगा? a पर पावर क्या होना चाहिए? 4/3। कैसा है? आई थिंक दिस इज ऑलराइट। यस सर यही होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? हाँ अब देखो ये जो इक्वेशन है प्रॉपर चॉइस ऑफ द कांस्टेंट्स A1 A2 and A3 if binding energy per nucleon is plotted against the mass number A, we obtain
a car very close to this car, Yes, sir. है ना, जो कार हमने शो किया है उसके जैसा आता है। ठीक है ना। Yes, sir. तो जो हम लोगों ने कंसीडर किया है थ्योरेटिकल कि क्या क्या कंट्रीब्यूशंस होंगे, कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो बाइंडिंग एनर्जी पे कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है कि नहीं। तो मास नंबर के साथ ये जो हमने रिलेशन पाया है, और विद प्रॉपर चॉइस ऑफ द कांस्टेंट्स A1, A2 and A3, if you draw a curve we obtain a curve like This. Yes, sir. this is how we can explain this binding energy curve. Yes, sir. I think this explanation is clear. Okay, Yes. that's all for today. Thank you.